हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ करके। और दहन और ज्वाला के बारे में हम जानेंगे। पहले तो आपको दहन और ज्वाला के बीच में अंतर पता होना चाहिए। दहन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, और जलाने के जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन हम जिस चीज को जलाते हैं, वैसे तो हम प्रकृति के अंदर किसी भी चीज को जला सकते हैं, जलाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, वो जले ना जले ये अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका दहन पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर हम मुख्य रूप से ईंधनों का दहन पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि ईंधन क्या होता है, तो यहीं से हमारे इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो है बात करते हैं कि ईंधन क्या होता है। ईंधन क्या होता है तो देखिएगा, प्रकृति के अंदर हम जितने भी ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, काष्ठ कोयला है। कोयले भी दो प्रकार के हैं, ठीक है, जो खुदाई से निकलते हैं और जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो कोयला है, काष्ठ कोयला है। इसके अलावा आपने सुना है जैसे कि पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा कौन कौन से पदार्थ हैं, जैसे कि LPG है, CNG है। तो ये सारे के सारे ईंधन है। तो इनका प्रयोग हम किस चीज के लिए करते हैं? तो आप जानते हैं कि इनके प्रयोग से, ईंधनों को जला करके हम इनसे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, खाना बनाते हैं। इसका मतलब हम खाने को गर्म करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यानी कि हम इन चीजों को जला करके ऊष्मीय ऊर्जा जो प्रदान करते हैं, जो जलने से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। तो ईंधन जो है क्या करते हैं? ईंधन जल करके हमें कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? ईंधन जल के हमें ऊष्मीय ऊर्जा तो प्रदान करते ही करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब लाइट नहीं होती थी, यानी कि जब प्रकाश नहीं होता था, तो उस समय में क्या किया जाता था? दीपक जलाया जाता था, मशालें जलाई जाती थी। तो वहां पर ऊष्मीय ऊर्जा के साथ साथ हमें क्या देता है? हमें प्रकाश ऊर्जा भी ये देता है ना। कि दीपक हम जलाते हैं अंधेरे के अंदर, तो वहां पर आपको चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है दीपक के कारण। तो ईंधन हमें जल करके दो ऊर्जाएं देता है, एक तो ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। तो ये बात हो गई ईंधन की। हम कौन कौन से ईंधनों का प्रयोग करते हैं तो आपको पता ही है। हम जो है जैसे कि पुराने समय से लेकर के चलते हैं, गोबर के उपले वगैरह बना करके उनसे होते थे, गोबर है। इसके अलावा आपको पता है कि कोयला भी काफ़ी मात्रा में उपयोग होता है, उद्योगों में ज़्यादातर यूज़ होता है। आजकल घरों में तो कोयला कम हो गया, लेकिन उद्योगों में ज़्यादातर होता है। कोयला हो गया, काष्ठ कोयला हो गया, यानी लकड़ियों से जो कोयला बनाया जाता है। ये कोयला तो हो गया जो पहाड़ों की खुदाई करके निकलता है, जो जंतुओं की, सजीवों की हड्डियों से बना होता है। और ये जो है काष्ठ कोयला जो लकड़ियों से बना होता है, ठीक है। और काष्ठ कोयले की बात हो गई। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के अंदर वो सारे आ जाते हैं, ठीक है, पैराफिन, मोम इत्यादि इत्यादि। पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें CNG का भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा रसोई घर में LPG आदि। तो ये सारे के सारे जो हैं, इसके अंदर जो आप लकड़ी भी कर सकते हो, लकड़ी भी जलाई जाती है ना, तो लकड़ी। तो ये सारे के सारे क्या है? ईंधन के उदाहरण है। तो ये बात हो गई कि ईंधन को हम जलाते हैं, ईंधन हमें जल के ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। ईंधन के उदाहरण हो गए गोबर, कोयला, काष्ठ कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, CNG और LPG, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के अंदर हमें बताना होगा कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं दहन की। अगर मैं सिंपल पूछूं कि दहन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? हमने किसी चीज को तिल्ली से जला दिया तो वो क्या हो गया? उसका दहन हो गया। जैसे कागज का दहन करते हैं, कागज को जलाएंगे तो क्या होगा? हमने कागज को जलाया और कागज जलने लगा, हम क्या कह देंगे? यही तो दहन है। लेकिन जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसी चीज को हमें समझाना पड़ेगा। तो विज्ञान की भाषा में दहन का क्या मतलब है? तो देखिएगा, दहन जो है वो वास्तविकता में है क्या? अगर विज्ञान की भाषा में देखें, क्योंकि यहाँ पर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें विज्ञान की भाषा में बताना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, दहन का मतलब क्या है? दहन एक, पहले तो ये बात बताइए कि दहन एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि उस वस्तु को वापस से चेंज किया जा सकता है, या फिर वस्तु चेंज नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें वस्तु का रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ की लकड़ी को काट करके मान लीजिए हमने क्या बना लिया? फर्नीचर बना लिया। क्या बना लिया? फर्नीचर। अब ये फर्नीचर तो बन गया, काट पीट के हमने
सेट तो कर दिया, लेकिन ये रहा तो लकड़ी का ही ना, ये फर्नीचर रहा तो लकड़ी का ही, ठीक है। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसको जला के क्या कर देते हैं, राख में बदल देते हैं। तो क्या ये राख जो है उसमें बदलाव हुआ कि नहीं, तो आप कह देंगे लकड़ी किस में कन्वर्ट हो गई, राख में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन, जो लकड़ी थी उसी को काट पीट के हमने सेट किया है, ठीक है। रही तो वो लकड़ी की लकड़ी, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको जलाया तो वो किस में बदल गई, राख में। लकड़ी किस में बदल गई, राख में। तो ये परिवर्तन कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो आप कह दोगे कि दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। एक कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो है एक रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो हमें वायु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि वायु के अंदर ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीज़ जलती नहीं है तो आपने देखा होगा कि उससे जो है, जैसे मक्खी जो होती है, मक्खी जो आपने देखा होगा कि मक्खी भूनने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर उनके पास एक पक्की होती है और वो इस तरह से उसको हवा देते रहते हैं। किस वजह से देते हैं, ताकि कोयले जो वो सुलगते रहें। कोयले क्यों सुलगते हैं, क्योंकि उनकी हवा जो है वहाँ पर उनको हवा मिल जाती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की उपलब्धता जलने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह एक रासायनिक प्रक्रम है, यह एक रासायनिक प्रक्रम है जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें कोई भी पदार्थ है वो किससे अभिक्रिया करता है, वायु से, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो दहन का मतलब क्या होता है, दहन के अंदर अगर प्रक्रम बताएं तो हम क्या कहलाएंगे कि यह एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो दहन का मतलब क्या हो गया, दहन का मतलब ये हो गया कि कोई भी पदार्थ है उसे जब हम जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन जैसे जैसे उसको मिलती जाएगी वैसे वैसे वो जलता जाएगा, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल, कोई भी आप वस्तु जलाते हो, कोई भी लकड़ी जलाते हो, या आपने देखा होगा कि जो मक्खी भूनने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पक्की से उसको लगातार हवा देते रहते हैं ताकि कोयले सुलगते रहे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि दहन की। अब यहाँ पर बात आती है कि जिस पदार्थ को जलाया जाता है, जिस पदार्थ को यहाँ पर जलाया जाता है, जैसे यहाँ पे बात आई है जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर बात आती है कि जिस पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, जिस पदार्थ का हम दहन करते हैं उस पदार्थ को दाह्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाह्य बोलते हैं। ये आधा है और पूरा यह है, ठीक है। तो जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य बोलते हैं। और दाह्य यानी जिस वस्तु का दहन हो रहा है वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। तो ये जो दाह्य है ये ठोस रूप में भी हो सकता है, ये द्रव रूप में भी हो सकता है और ये गैस रूप में भी हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो गैस रूप में प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है ना, कि जहाँ पर पेट्रोलियम निकलते हैं वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी निकलती है ना। सीएनजी क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो सीएनजी ये गैस है, एलपीजी गैस है। पेट्रोलियम के अंदर क्या निकलता है, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, द्रव है। तो पेट्रोल डीजल ये देख लीजिए ईंधन यानी कि दाह्य, जिनको जलाया जाता है वो गैस के रूप में भी हो सकते हैं, वो द्रव के रूप में भी हो सकते हैं और वो ठोस के रूप में भी हो सकते हैं। और ठोस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कोयला है तो कोयला क्या होता है, ठोस होता है। तो ये बात हो गई कि दहन और दाह्य किसे कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो अब आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर हमने एक चीज सीखी कि दहन के अंदर कोई भी पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जब अभिक्रिया ही ऑक्सीजन से हो रही है तो ऑक्सीजन होगी नहीं तो क्या दहन होगा, तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं होगा। और इन चीजों को हमें जो है उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किसी पदार्थ को जो जल रहा है अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पदार्थ जलना बंद कर देगा। इसके कई सारे उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या
बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। वायु कह दें, ऑक्सीजन कह दें, एक ही बात है, ठीक है। वो वायु भी पूछ सकता है और ऑक्सीजन भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन वायु के अंदर ही होती है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए सॉरी माफ कीजिएगा, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। तो हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल साधारण सा प्रयोग करना, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। देखिएगा हम क्या करते हैं, हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं। हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती को जला दिया। अब हम क्या करते हैं, इस मोमबत्ती को एक टेबल पर रख देते हैं, ठीक है। मोमबत्ती को क्या करते हैं, एक टेबल पर रख देते हैं। मोमबत्ती जल रही है आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या करते हैं कि एक कांच का कवर रख देते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो, चिमनी भी देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, 2 लकड़ी के गुटके रख दीजिए, ठीक है। 2 लकड़ी के गुटके रख दिए और उनके ऊपर क्या रख दिया आपने, चिमनी रख दी, ठीक है। चिमनी लगभग इस तरीके से होती है जिससे ऊपर जो है क्या जाता रहता है, धुआं जाता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने जो इसको इस तरीके से किया कि ऊपर से ये पूरा बंद है, ठीक है। ऊपर से पूरा बंद है, तो ये देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कांच का कोई बर्तन रख दिया, ठीक है। प्रयोग में आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक मोमबत्ती रख ली, मोमबत्ती जल रही थी, हमने क्या किया, इधर और इधर 2 गुटके रखे, ठीक है, और उसके ऊपर उल्टा जो है कांच का क्या रख दिया, जार या कांच का बर्तन रख दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, कांच का जार, कांच का जार हो गया। ये हमारी क्या है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। और ये हमने क्या रखे हैं, 2 लकड़ी के गुटके रखे हैं, लकड़ी के गुटके। ये किस लिए रखे हैं, ये लकड़ी के गुटके इसलिए रखे हैं क्योंकि जब लकड़ी के गुटकों पर हम जार रखते हैं तो नीचे से हवा जाने के लिए कुछ जगह बनी रहती है, नीचे से जगह बनी रहेगी, ठीक है। अब नीचे से जगह बनी रहेगी यानी यहाँ से वायु इसके अंदर प्रवेश करती रहेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले जब मोमबत्ती खुले में जल रही थी तो मोमबत्ती अच्छे से जल रही थी, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको गुटके के ऊपर रखते हैं तो मोमबत्ती धीरे धीरे जलने लग जाती है, यानी दहन की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन गुटकों को साइड कर देते हैं। गुटकों को साइड करेंगे, जार नीचे आ जाएगा, तो जार क्या हो गया, जार हमारा नीचे आ गया, तो जार यहाँ पर आ गया। अब जो जार है वो बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है, यानी मेज पर हो गया। अब यहाँ पर वायु के अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, वायु अंदर नहीं जाएगी। अब क्या होगा कि जितनी अंदर वायु है उसके कारण मोमबत्ती जितनी जल सकती है जल जाएगी, कि अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो उसको जलाने में जितनी सहायता करेगी। जब तक ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती अंदर तब तक तो मोमबत्ती जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी मोमबत्ती धीरे 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 क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये प्रयोगों में बताता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहां पर, यानी कि अगर वायु नहीं मिलती है, अगर जलने वाले पदार्थ के पास वायु नहीं होगी तो वहां पर वो पदार्थ नहीं जलेगा। तभी आप कहते हैं कि तभी आप देखते हैं कि कोई पदार्थ, मान लीजिए कागज जला रहे हैं, कागज नहीं जल रहा, तो मान लीजिए बहुत सारे कागज आपने जला दिया और वो बाई चांस बीच में से आग बुझ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें फूंक मारते हैं। किस वजह से फूंक मारते हैं, ताकि उससे वायु मिल सके, ठीक है। तो ये बात हो गई कि वायु की उपस्थिति आवश्यक होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए। और भी कुछ उदाहरण है जिससे हमें पता चल जाता है कि जलने के लिए किसी चीज़ को जो है वायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब भी आग लग जाती है घरों के अंदर, तो घरों के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कंबल ओढ़ा करके जो है बाहर ले जाया जाता है। किस वजह से ले जाया जाता है, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर पर आग लग जाती है तो उसे कंबल उठाया जाता है। कंबल इसलिए उठाया जाता है कि जब उसके शरीर को कंबल से लपेट देंगे तो उसके शरीर को वायु टच नहीं करेगी, और जब वायु नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो आग है वो नहीं लगेगी। जैसे आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जब, या फिर आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो वहां पर आग लिख करके, फायर लिख करके बाल्टियां टंगी रहती है, और बाल्टियों के अंदर क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। वो इसलिए होती है कि अगर बाई चांस कहीं आग लग जाए तो उन बाल्टियों के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी को उस पर डाल दे। अब मिट्टी को डाल दिया तो वायु के संपर्क में नहीं आएगी आग, और वायु का संपर्क टूट गया, वायु नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी। तो ये सिंपल सी साधारण से कुछ एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक दिया जाता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी आग बुझाने के लिए, ताकि बाहर की जो वायु है वो उसके संपर्क में ना आ सके। ठीक है, ये चीज सिंपल हो गई। इसी तरह से आप माचिस की तिल्ली के साथ भी कर सकते हो। माचिस की तिल्ली जल रही है, उसके ऊपर जार रखोगे तो माचिस की तिल्ली जलना बंद कर देगी। ठीक है, तो ये तो प्रयोग हो गया जिसमें आपको ये पता चल गया कि वायु के बिना जो जलने की प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किसी चीज़ को जलाना शुरू करते हैं तो क्या वो चीज़ एकदम से जल जाती है? कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी चीज़ को जलाया, तिल्ली जो है उसको जलाया और उसके पास लेकर के गए, तो क्या अचानक से वो चीज़ आग पकड़ लेगी या उसको थोड़ा टाइम लगता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम कहीं पर मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर हमें जल्दी से आग लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ पर पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल में तिल्ली लगा देते हैं, तो पेट्रोल तो जल्दी से जल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखें कागज ले लें, अगर कागज ले लें तो कागज भी जल जाता है। लेकिन अगर तीसरी बात करें हम लकड़ी की, अगर हम कोई बड़ी मोटी लकड़ी ले लें तो क्या लकड़ी अचानक से तिल्ली लगाओगे छोटी सी और क्या इस तिल्ली से पूरी की पूरी लकड़ी जलने लग जाएगी क्या? तो आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है, लकड़ी कुछ समय लेती है उसके बाद जलती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जलाते हो, जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, कोयले को भी कुछ समय वहाँ पर रखना पड़ता है, गोबर हो गया, गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उनको भी कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल है, कागज़ है, ये कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी जलने लगती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए उत्तरदायी कारक जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तरदायी कारक है ज्वलन ताप। यहाँ पर उत्तरदायी कौन सा कारक है? ज्वलन ताप। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? ज्वलन ताप का मतलब क्या है? तो समझिएगा इस चीज़ को कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, उसको जलाने के लिए उसको एक ताप देना जरूरी होता है। कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, हमें क्या करना है? लकड़ी को जलाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लकड़ी के नीचे बहुत सारा कागज इकट्ठा करके यूं डाल देते हैं और फिर इस कागज को जलाते हैं। ठीक है, इस कागज को जलाते हैं तो कागज के जलने से पहले तो क्या होता है? लकड़ी गर्म होती है, लकड़ी गर्म होती जाती है और गर्म और गर्म और गर्म और गर्म, और उसके बाद क्या हो जाता है? धीरे 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 लकड़ी जलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस से आपको पता चलता है कि अगर किसी वस्तु को हमें जलाना है तो उससे पहले गर्म करना पड़ेगा। हर एक वस्तु का अपना एक ज्वलन ताप होता है, एक ज्वलन ताप होता है, यानी वह ताप जिससे ऊपर ताप देने पर वो वस्तु जलने लगेगी। ठीक है, जिससे कम अगर ताप रखेंगे तो वो वस्तु जलेगी नहीं, अगर उससे ज़्यादा ताप दे दिया तभी वो वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है। जैसे आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्जी बना रहे हैं तो वहाँ पर जब उसको हल्का गर्म किया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है जैसे ओवन में, तो कई बार चीज़ें जो है वो जल जाती है ना। वो किस वजह से जल जाती है? क्योंकि वहाँ पर उनका जो ताप है वो उनके ज्वलन ताप से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ज्वलन ताप क्या होता है, तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। तो ज्वलन ताप का मतलब क्या हो गया? वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम यानी कम से कम वो ताप हमें देना पड़ेगा। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है। इसका एग्जाम्पल आप खुद भी ले सकते हो। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप आग के पास अपने हाथ लेकर के जाते हैं, सर्दी के टाइम में आग के पास आप अपने हाथ लेकर के जाते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को आग के और करीब और करीब और करीब, आग के बिल्कुल करीब ले आओगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ जलने लगते हैं। ठीक है, आपके हाथ क्यों? कोई भी वस्तु इस तरह से जलने लगती है, और अगर हम आग के अंदर ही हाथ डाल दें फिर तो हमारे हाथ जल भी सकते हैं, हालांकि ऐसा हमें करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि व्यक्ति जो है आग की वजह से झुलस जाते हैं, जैसे घरों में आग लग जाती है कई बार, तो उनमें व्यक्ति झुलस जाते हैं। जानवर जो है, जैसे जंगलों में आग लगती है तो जानवर झुलस जाते हैं, तो वो किस वजह से झुलस जाते हैं? क्योंकि उनको जो है ज्वलन ताप से ज्यादा ताप मिल जाता है। तो हर एक वस्तु का अपना एक ज्वलन ताप होता है, अगर उस ज्वलन ताप से ज्यादा ताप पर अगर उसे गर्म किया जाएगा तो वो वस्तु
वस्तु जलना शुरू कर देगी। ठीक है, अब देखिएगा पेट्रोल जल्दी क्यों जलता है, कागज जल्दी क्यों जलता है और लकड़ी धीमे धीमे क्यों जलती है, यानी कि स्टार्टिंग में जल्दी नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा है, कागज का ज्वलन ताप कम है। थोड़ा सा ताप दोगे कागज जलने लगेगा। और जो पेट्रोल है, डीजल है, इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो आप थोड़ा सा भी तिल्ली से दोगे इनको ताप और जैसे ताप मिलेगा ये जलने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको सिंपल पता चल गई। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें साफ साफ पता चलती है कि पेट्रोल और कागज का ज्वलन ताप क्या होता है, कम, इसलिए ये जल्दी जलने लगते हैं। लकड़ी के लिए हमें इसको ज़्यादा ताप देना पड़ता है क्योंकि ज्वलन ताप क्या है, ज़्यादा ताप, कई देर तक उनको जला के रखना पड़ेगा नीचे कुछ सामान, तभी लकड़ी जलने लगेगी। तो ज्वलन ताप का कंसेप्ट आप समझ चुके हो कि ज्वलन ताप क्या होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें लास्ट में समझनी है कि ये तो बात हो गई ज्वलन ताप की। तो फाइनली फिर सारी चीजें कंक्लूड करके बताओ कि एक चीज को जलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, यानी कि हमें वायु की उपस्थिति आवश्यक होगी। दूसरा हमने पढ़ा कि उस वस्तु का ज्वलन ताप कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा टोटल बताइए कि अगर हमें ईंधन को या किसी वस्तु का मान लीजिए हमें क्या करना है, दहन करना है, तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। तो आप कह देंगे सबसे पहली आवश्यकता जो हमें पड़ती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हमें किसकी पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वायु की उपस्थिति, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु है उसका दहन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज क्या हो गई, कोई ईंधन होना चाहिए या फिर किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता, पदार्थ में जलने की प्रकृति भी तो होनी चाहिए। अगर हम लोहे को जलाने लग जाएंगे तो लोहा जलेगा क्या, तो आप कह देंगे नहीं जलेगा। तो हमें दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज है कि ईंधन भी तो होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए, यानी कि जो पदार्थ ले वो ईंधन होना चाहिए, नहीं वो जलना चाहिए, या फिर उसमें क्या होनी चाहिए, ज्वलनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्वलनशीलता, यानी उसमें जलने का गुण भी तो पाया जाना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, उसका जो ज्वलन ताप है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो ये सारी जब बातें होगी तो किसी भी वस्तु को हम आसानी से जला पाएंगे। अब यहाँ पर ज्वलन ताप से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैंने आपको कहा कि ज्वलन ताप तक जब तक आप किसी वस्तु को गर्म नहीं कर दोगे वो वस्तु जलना प्रारंभ नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से बोल दूं, जब तक किसी वस्तु को ज्वलन ताप तक गर्म नहीं करोगे वो वस्तु जलेगी नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि कागज से बना हुआ कोई कप मैंने ले लिया, कागज से बना हुआ कोई कप मैंने ले लिया, उससे अगर आप सीधा जलाओगे तो वो जल जाएगा। मैंने कहा है कागज से बना हुआ कप है, उसको जलाओगे तो वो जल जाएगा, सीधा जलाओगे तो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या उस कागज के कप में आप पानी उबाल सकते हैं क्या, यानी कि उस कागज के कप में पानी भर के उसको कप को आग के ऊपर रख के क्या आप पानी उबाल सकते हैं क्या। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या कागज के कप में पानी उबाल सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, कागज जल जाएगा या नहीं जलेगा। क्योंकि अगर कागज जल जाएगा तो पानी गिर जाएगा, यानी कि पानी गर्म नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज है कि कागज नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो पानी उबल सकता है। ठीक है, कि किसी भी लोहे के बर्तन में तो हम क्या कर सकते हैं, पानी उबाल सकते हैं, लेकिन क्या कागज के बर्तन में भी पानी उबल सकता है क्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है। तो आप इसका क्या जवाब देते हो, हाँ में देते हो या ना में देते हो।
थोड़ा सा सोच लीजिए कि कागज के कप में पानी कैसे उबलेगा। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, हम कागज के कप में पानी उबाल सकते हैं। कैसे उबाल सकते हैं वो भी देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आपको आग जला लेनी है। आग जला लिया आपने, ठीक है, और कागज थोड़ा सा आपने इतना हल्का कागज नहीं लेना है कि वो पानी की वजह से गीला हो जाए, ठीक है, ठीक ठाक कागज लेना है। आपने एक कप ले लिया कागज का और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब यहाँ पर आपका कप जब तक गर्म नहीं होगा, जब तक ज्वलन ताप तक गर्म नहीं होगा, ये आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आग इसे क्या करेगी, ये आग इसे गर्म करेगी। ये कप गर्म होगा, ये कप गर्म होगा, लेकिन इस कप के अंदर वाला पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। नीचे का पानी गर्म होगा, फिर जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी यहाँ पर आता जाएगा। जल के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है, एक चीज देखेगा कि जब भी आप जल को किसी बर्तन में डाल करके गर्म करते हो तो आपने देखा होगा उस जल के अंदर आप अगर कोई कागज का टुकड़ा डाल दो तो वो कागज का टुकड़ा यूं घूमने लगता है। किस वजह से घूमने लगता है? क्योंकि नीचे आपने क्या जलाई है, नीचे आपने आग जलाई है। तो नीचे आग जलाई है तो ये साथ में जो ऊपर पानी है वो गर्म हो जाएगा, यानी नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है। अब ये जो नीचे वाला गर्म पानी है ये तो आने लग जाता है ऊपर, और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे, क्योंकि गर्म होकर चीजें क्या होती हैं, हल्की होती हैं। क्योंकि गर्म होकर चीजें क्या बनती है, गैस बनती है, और गैस बनती है तो चीजें हल्की होती है, और जो ठंडी चीजें होती है वो भारी होती है, वो नीचे जाएगी। तो गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे बैठता है। तो ऐसे ही गर्म होके पानी ऊपर जाएगा, गर्म होके पानी ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आ गया। तो इस तली पर जहां पर आग लग रही है वहां पर तो ठंडा पानी आता जाएगा, ठंडा पानी आता जाएगा, वो उसको ठंडा करता जाएगा, और इस तरह से कप नहीं जलेगा। और कप नहीं जलेगा तो हमारा अंदर का पानी उबल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कागज के कप में पानी उबाल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। आप किसी से पूछ के भी देखिएगा, करके भी देख सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक। कागज का जो कप है वो जलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जलना नहीं चाहिए का मतलब क्या है कि अच्छे से प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि ज्वलन ताप की। अब हम बात करते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। हमने यहाँ पर बात की थी कि कई पदार्थ तो जलने लग जाते हैं, लेकिन कई पदार्थ जलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, ज्वलन ताप कम होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, तो इनका क्या होता है, ज्वलन ताप कम होता है। ज्वलन ताप कम होता है तो ये जल्दी से जलने लगते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल्दी से जलने लगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्वलनशील पदार्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, जिनका ज्वलन ताप कम है, जो जल्दी से क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, और आग भी किसके साथ, ज्वाला के साथ। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ज्वलनशील पदार्थ किससे कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि उदाहरण तो आप लिख ही सकते हो। जैसे क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, सीएनजी है, एलपीजी है, ये भी तो जल्दी से जलने वाली चीज़ें हैं। तो आदि ये सारे के सारे क्या हैं, ज्वलनशील पदार्थ है, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम जल से कैसे आग बुझा सकते हैं। जल से हम आग कैसे बुझा सकते हैं, तो आप कह देंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी उठाते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं।
तो यहाँ पर पानी क्या करता है, जैसे हमने कप में पानी उबाला था तो पानी क्या कर रहा था, कप को बार बार ठंडा किया जा रहा था, कप को बार बार ठंडा किया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई कागज जल रहा है, कोई कागज जल रहा था, हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और उस कागज के ऊपर डाल दिया, उस कागज ने जलना बंद कर दिया। तो यहाँ पर बात आती है कि जल जो है वो आग को कैसे बुझा देता है, यानी जल आग को बुझा देता है, ये हमें पता है, लेकिन इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर जल दो काम करता है, एक तो काम क्या करता है कि ये वस्तु को ठंडा कर देता है, क्या कर देता है, वस्तु को ठंडा कर देता है। वस्तु ठंडा हो गई, ज्वलन ताप तक गर्म हुई नहीं तो वो जलेगी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब मान लीजिए इस पर पानी गिराया तो कागज क्या हो गया, गीला हो गया, कागज गीला हो गया, उसके ऊपर पानी जमा हो गया, तो ये वायु के संपर्क में नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, वायु से संपर्क, वस्तु का वायु से संपर्क क्या कर देता है, खत्म कर देता है, वायु से संपर्क नहीं होगा। और दूसरी बात, वस्तु को ठंडा कर देता है, ज्वलन ताप तक गर्म नहीं होती, तो इसका मतलब वस्तु जलती नहीं है। तो जल डालते हैं तो जल क्या करता है, वस्तु को ठंडा करता है, वस्तु का वायु के साथ संपर्क खत्म कर देता है, जिस वस्तु से वो जलना जिस वजह से वस्तु जो वो जलना बंद कर देती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर बात आती है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा कि अक्सर आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक जो यंत्र लगा होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके अंदर लाल लाल जो आपने देखा होगा टंकियां सी लटकी होती है ना, तो वो क्या होता है, अग्निशामक यंत्र। और अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या होता है, जब भी उसको चलाते हैं आग लग जाती है, तो जब उसको चलाते हैं तो उसके अंदर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जल को हमने समझ लिया, अब बात आती है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को कैसे बुझाती है। ओके, सो अब बात आती है कि CO2 अब ऐसा कौन सा अलग से काम कर देगी। जलाने के लिए तो दो ही चीजें चाहिए होती है, ज्वलन ताप कम करना है और दूसरा क्या करना है, वायु की उपस्थिति को रोकना है, यानी वायु को रोकना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है वो भी क्या करेगी, ये बिल्कुल जल वाला ही काम करेगी। देखिएगा बात क्या है, एक्चुअल में बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीजन की तुलना में एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, भारी गैस है। और आपको पता है कि भारी वस्तु नीचे रहती है और हल्की वस्तु ऊपर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है, तो देखिएगा सिंपल साधारण से एक बात आती है कि मान लीजिए कोई वस्तु जल रही है, कोई वस्तु जल रही है, हमने क्या कर दिया, अग्निशामक यंत्र द्वारा इसके ऊपर क्या डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या थी, वायु थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड भारी है तो वो क्या करेगी, वो तो इस वस्तु पर जम जाएगी लेकिन ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देगी। अब क्या हुआ कि ये जो पदार्थ है इसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई, एक परत बन गई, क्योंकि ये क्या है, ये खुद भारी है, ये नीचे रहेगी। और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, ऑक्सीजन गैस बाहर आ गई। अब ऑक्सीजन गैस बाहर है, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या वायु की उपस्थिति यहाँ पर होगी या नहीं होगी, तो आप कह देंगे वायु की उपस्थिति है नहीं। और जब वायु की उपस्थिति है नहीं तो वस्तु जलेगी नहीं। और दूसरी बात आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी हद तक वस्तु का ज्वलन ताप भी कम कर देती है, यानी कि दो ही काम करने होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा दो चाहे जल से करवा दो, ठीक है। वो वस्तु को एक तो ठंडा करता है और दूसरी बात वायु के संपर्क को खत्म कर देता है। कारण अलग अलग है कि ये किस वजह से करती है, क्योंकि ये जो है खुद भारी होती है और जल तो भारी होता ही होता है, गैस से जल भारी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या काम करती है और जल क्या काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि देखिएगा जो दहन है वो भी कई कई प्रकार का होता है, दहन के भी कई प्रकार होते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि दहन के क्या क्या प्रकार हैं। देखिएगा यानी कि जलना जो है, किसी वस्तु का जलना जो है वो भी कितने प्रकार का होता है, वो भी हमारे पास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो देखिएगा सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है तीव्र दहन। दहन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार तीव्र दहन। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार हमारा आ गया, चलिए इधर लिखते हैं, दूसरा प्रकार आ गया हमारा स्वतः दहन। दूसरा प्रकार क्या हो गया, स्वतः दहन। और तीसरा प्रकार क्या आ गया, विस्फोटक, विस्फोटक, विस्फोटक दहन।
तो देखिएगा, सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है तीव्र दहन। तीव्र दहन का मतलब क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो है वो बहुत छोटी सी चिंगारी अगर उनको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, बहुत छोटी सी चिंगारी भी अगर दे दोगे तो वो वस्तुएं जलने लग जाएंगी। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनमें छोटी सी चिंगारी भी अगर इनको मिल गई तो ये जलने लग जाएगा। जैसे लाइटर होता है, लाइटर के अंदर या आप गैस के अंदर देखते हो, गैस जब भी जलाते हो तो क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी होती है और जो गैस यानी कि जो हमारा स्टोव है वो जलने लग जाता है। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि बहुत ही छोटी सी चिंगारी से जो जलने लगती है वस्तु, उन्हें क्या कहते हैं, तीव्र दहन। लेकिन लकड़ी को जलाना है तो उतनी सी चिंगारी से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, तो छोटी सी चिंगारी से जब वस्तुएं जलने लगती हैं तो उस प्रकार के दहन को हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। अब बात आती है कि कई सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको चिंगारी की जरूरत ही नहीं होती, वो समय ही दहन यानी समय ही जलने लगते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है फास्फोरस। फास्फोरस का ज्वलन ताप पता है आपको कितना होता है? इसका ज्वलन ताप होता है जितना आपके कमरे का ताप होता है। जितना क्या होता है, कमरे का ताप। इसका मतलब गर्मी के टाइम में अगर फास्फोरस को आप कमरे के ताप पर रख दोगे तो फास्फोरस अपने आप जलने लग जाएगा। ठीक है, क्यों जलने लग जाएगा, क्योंकि ज्वलन ताप से तो ज्यादा ताप हो गया। ज्वलन ताप इसका इतना कम होता है कि कमरे के ताप पर ये अपने आप जलने लग जाएगा, इसलिए इसको ठंडा रखा जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो स्वतः क्या होता है, जलना शुरू कर देता है, तो इसके अंदर स्वतः दहन होता है। उसके बाद है विस्फोटक दहन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गए, पटाखे। आपने देखे होंगे कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो विस्फोट के साथ जलने लगते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो दहन की प्रक्रिया होती है वो सारे पदार्थ में अचानक होती है। पटाखे में आपने देखा होगा क्या होता है, अचानक सारा पटाखा फूटता है और अचानक फूटता है तो इसमें बहुत सारी ऊष्मा और बहुत सारा प्रकाश एक साथ निकलता है। इस वजह से ये क्या होता है, विस्फोट के साथ निकलती है। यानी कि अचानक से जो घटना होती है, आकस्मिक अभिक्रिया होती है, और आकस्मिक अभिक्रिया जब भी किसी चीज के अंदर होती है तो वह विस्फोट होता है। यानी कानों के अंदर विस्फोट होता है, यानी कि क्या होती है, बहुत सारी ध्वनि भी उत्पन्न होती है, बहुत सारी ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो जब भी किसी चीज में अचानक से विस्फोट होता है तो वो जो है भूम ऐसे करके फटता है, यानी कि वहां पर ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि तीनों उत्पन्न होती है, किसमें, विस्फोटक दहन में। ठीक है, तो ये बात हो गई तीनों दहन के प्रकार। अब आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, है ना, या फिर किसी भी चीज को जलते हुए देखा होगा, तो उस पर देखिएगा दहन की तो बात हो गई। अब हम ज्वाला की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए ज्वाला क्या होती है, ज्वाला किस वजह से होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? जैसे मान लीजिए मोमबत्ती है, ये हमारी बहुत बड़ी मोमबत्ती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मोमबत्ती इस तरह से जलना शुरू कर दिया। अब ये मोमबत्ती जल रही है तो ये क्या है, ये हमारी ज्वाला है। तो ये ज्वाला किस वजह से होती है, ये ज्वाला वास्तव में है क्या चीज जो हमें दिखाई दे रही है ज्वाला, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये उत्पन्न हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ज्वाला क्या चीज होती है, ज्वाला क्या चीज होती है। तो देखिएगा, एक साधारण सी बात है कि जब भी कोई वस्तु जलती है तो देखिएगा, पहली बात तो ये ज्वाला यहाँ से होगी। ठीक है, ये ज्वाला यहाँ से होगी। अब देखिएगा, ये जो मोमबत्ती का मोम है, मोमबत्ती का मोम है, तो अब जब इस मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इसमें से कुछ गैसीय पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैसीय पदार्थ, यानी कुछ पदार्थ वाष्प के रूप में, माफ कीजिएगा, गैस के रूप में बाहर निकलना शुरू करते हैं। और ये पदार्थ गैस के रूप में ऐसे जब निकलना शुरू करते हैं तो ये जलते जलते निकलते हैं, यानी कि गैस है, और जब गैस जलेगी, गैस में यहाँ पर जलती हुई दिखाई देती है, और गैस क्या होती है, उड़ती है। ठीक है, इस पदार्थ को छोड़ करके गैस उड़ रही है और वो रास्ते में जल रही है, तो वो किसका निर्माण कर रही है, वो ज्वाला का निर्माण कर रही है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ज्वाला क्या है तो आप क्या आंसर दोगे कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है
किसका निर्माण करता है? वही ज्वाला का निर्माण करता है, वही ज्वाला का निर्माण करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ज्वाला क्या चीज होती है कि जब भी किसी वस्तु का दहन किया जाता है तो वहां पर उससे कुछ पदार्थ वाष्पित होता है, और जब वाष्पित होता है तो वहां पर ज्वाला निकलती है। जैसे मिट्टी के तेल में, मिट्टी का तेल जो है, अगर आप कहीं मिट्टी का तेल उड़ेल देते हैं तो वो कुछ समय के बाद वहां से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाष्प के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे हर एक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और जब निकलता है तो यहाँ जलेगा, जलेगा तो क्या बनेगा? ज्वाला बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करोगे तो वो क्या है? जैसे पानी है, तो पानी को जब हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? भाप में बनना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इसका भी वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ज्वाला होती है ये भी ऊपर से नीचे तक लेकर एक जैसी गर्म नहीं होती है। यानी कि ये जो ज्वाला है इसमें भी कई सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे इसका जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है वो गर्म होता है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्म होता है, और उसके नीचे नीचे जैसे आते जाते हैं तो उसकी गर्माहट कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्रित चिन्ह बताइए। यानी कि इसके अंदर जो जैसे जैसे वो जलता जाता है तो वैसे वैसे बताइए कि वहां पर सबसे ज्यादा गर्म भाग कौन सा होता है, सबसे कम भाग कौन सा होता है। तो देखिएगा, यहां से क्या होता है, कोई पदार्थ निकलना शुरू हुआ है, यहां से कोई पदार्थ मोमबत्ती से वाष्पित होना शुरू हुआ है, वाष्पित होना शुरू हुआ है तो यहां तक ये बिना जले रहता है। क्या होता है? बिना जले, यानी हल्का हल्का जलता है। यहां तक तो ये अभी जला ही नहीं है, बिना जले है। ठीक है, अभी तक तो उसने जलना शुरू ही किया है। तो इसलिए जो भाग है ये सबसे कम गर्म होता है। ये जो भाग है वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये बीच में पहुंच जाता है तो ये आधा जल जाता है, यानी कि ये आंशिक जला हुआ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? आंशिक जल जाता है। और जब ये आंशिक जलता है तो क्या होता है? यहाँ पर ताप कम होता है, यानी कम गर्म होता है, और ऊपर जाते जाते इसका पूर्ण दहन हो जाता है। यानी कोई भी गैसीय पदार्थ है वो यहाँ से निकला, वाष्प के रूप में यहाँ से निकला, यहाँ पर चला, जलना शुरू किया, यहाँ पर आधा जल गया और यहाँ पर पूरा जलना हो जाएगा, यानी ये पूर्णतः जल जाएगा। इसलिए ये जो भाग है ये सबसे गर्म भाग है। तो ये जो भाग है वो सबसे गर्म भाग है। तो इसका चिन्ह भी आप बना सकते हो। 3 भाग आपको बनाने, सबसे ऊपर वाला पूर्ण गर्म, बीच वाला आंशिक जला हुआ, सबसे नीचे वाला बिना जला हुआ, सबसे कम गर्म। ठीक है, तो ये बात हो गई ज्वाला की, कि मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र हमने देख लिए हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि देखिएगा, वैसे तो ये कुछ टॉपिक्स जो है ये 2019 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आगे 19-20 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन माफ़ कीजिएगा 20-21 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 2020-2021 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आपके काम देगा। ठीक है, तो देखिएगा, ऊष्मीय ईंधन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माफ कीजिएगा कि आदर्श ईंधन क्या चीज है। क्वेश्चन हमारा क्या होता है? आदर्श ईंधन, कि ईंधन क्या चीज है हमें पता है, जिसको जला के हम ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या है? ऊष्मीय ईंधन या ईंधन है। अब बात आती है कि आदर्श ईंधन या आदर्श ऊष्मीय ईंधन क्या चीज है? आइडियल, जो सबसे जिसको बेस्ट माना जाता है। आइडियल का मतलब जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आदर्श ईंधन कौन सा हो जाएगा? जो जल के हमें ज्यादा ताप दे, जो कम प्रदूषण करे, जिसका ज्वलन ताप कम हो, यही तो क्या हो जाएगा? आदर्श ईंधन की जो है परिभाषा हो जाएगी। तो आप कह देंगे कि ऐसा ईंधन जो सस्ता हो, वायु में सामान्य दर पर सुगमता पूर्वक जले, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, तो उसे आदर्श ईंधन कहा जाता है। तो आदर्श ईंधन की 4 खास बातें। सबसे पहला क्या हो गया कि ये क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया? वायु में सुगमता पूर्वक जले, यानी आसानी से जल जाना चाहिए, ज्यादा धुआं ना उत्पन्न करे। तीसरी बात क्या हो गई? ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करे। क्या करे? ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करे। और चौथा क्या है कि कोई भी अवांछनीय का मतलब क्या हो गया?
अवांछनीय पदार्थ यानी कि जो जलने के बाद जो राख वगैरह बचती है उसे अवांछनीय पदार्थ कहते हैं, यानी प्रदूषण ज़्यादा ना फैलाए। तो अवांछनीय पदार्थ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी को जलाएंगे तो क्या बच जाएगी, लास्ट में राख बच जाएगी। कागज को जलाएंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगी, राख बच जाएगी। लेकिन अगर आप गैस को जलाते हैं यानी कि सीएनजी को जलाते हैं, एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को जलाते हैं, तो वहाँ पर कुछ जो अवांछनीय पदार्थ है वो क्या बचते हैं, वो बहुत कम बचते हैं, क्योंकि वो प्रदूषण रहित गैसें होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। वैसे कोई भी पदार्थ जो है पूरी तरह से आदर्श ईंधन नहीं है। ठीक है, कोई भी पदार्थ पूरी तरह से, कोई भी ईंधन अच्छे से तो आदर्श ईंधन नहीं होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो क्या आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सो तो महंगा होगा। जो पदार्थ कम प्रदूषण वाला होगा वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, लकड़ियाँ सस्ती हैं या महंगी है, तो आप कह देंगे लकड़ियाँ जो है पेड़ों से सीधी काट लेते हैं लोग, लेकिन पेट्रोल काफ़ी महंगा है। ठीक है, अब बात आती है अवांछनीय पदार्थ कम। तो कोई भी पदार्थ है जो जलेगा तो वो कुछ ना कुछ अवांछनीय पदार्थ तो जरूर छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जल जाए और लास्ट में कुछ भी ना बचे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रदूषण तो वो जरूर करेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो पूरी तरह से तो कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि जो कम प्रदूषण करते हैं वो क्या होते हैं, आदर्श ईंधन होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऊष्मीय मान क्या होता है। ऊष्मीय मान, यहाँ पर एक चीज और आती है कि ऊष्मीय मान, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कि तीसरा कि ऊष्मा ज्यादा देना चाहिए। अब ऊष्मा ज्यादा देना चाहिए, इसका मापक कौन सा हो जाएगा, तो इसका मापक हो जाएगा ऊष्मीय मान। जिस वस्तु का ऊष्मीय मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा आदर्श ईंधन होगा, यानी कि वो ऊष्मा उतना ही ज्यादा देगा। अब बात आती है ऊष्मीय मान की। तो ऊष्मीय मान का मतलब है कि आप 1 किलो पदार्थ ले लो, 1 केजी आपने पदार्थ लिया, 1 केजी पदार्थ जलाने से हमें जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का या उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। कोई भी ईंधन है, जैसे 1 किलो कोयला ले लिया और इसी तरह से 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का मापक आपने लेना है, तो 1 किलोग्राम आपने ईंधन ले लिया, उसका पूर्णतः दहन आप करेंगे तो आपको जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, कौन सी ऊष्मा ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी, उसका ऊष्मीय मान हो जाएगी। और ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है, जूल प्रति केजी, यानी जूल प्रति किलोग्राम। और इसी के साथ माफ कीजिएगा आगे किलो और लगा लीजिए, किलो जूल। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है किलो जूल, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा किस में मापोगे, किलो जूल में मापोगे। ऊर्जा जूल में मापी जाती है, उसको किलो जूल में माप रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, किलो जूल बटे किलोग्राम, तो किलो जूल बटे किलोग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऊष्मीय मान का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो गई कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका जब दहन करते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला के कई क्षेत्र देख लिए। आदर्श ईंधन क्या है वो देख लिया। आदर्श ईंधन को मापने का तरीका क्या है, उसका ऊष्मीय मान देखते हैं। ऊष्मीय मान का जो मात्रक है वो देख लिया, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट। यहाँ पर बात आती है कि ईंधन जो है वो कई प्रकार के प्रदूषित पदार्थ जो है छोड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रदूषण के कारण बताइए, प्रदूषण के प्रभाव बताइए, वायु प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तो ऐसे कुछ अलग से क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको हम, ये जो प्रदूषण वाला चैप्टर रहता है हमारा, लास्ट में आप देखेंगे कि प्रदूषण वाला चैप्टर भी आएगा तो वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये दहन और ज्वाला का चैप्टर है, प्रदूषण का चैप्टर नहीं है। प्रदूषण हम करेंगे हमारे प्रदूषण वाले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।